रही है। पूर्वी टुंडी के उकमा पंचायत कोरैया गांव में सांप के काटने से भाई बहन की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक दोनों मासूम सो रहे थे, तभी जहरीले सांप ने उन्हें डस लिया। रात के अंधेरे में परिजनों को जानकारी नहीं हुई। सुबह दोनों बच्चों के मुंह से अचानक झाग निकलने पर अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसका लाश में गया यहाँ PMC में क्या बोले? जवाब दिया के लीजिए घर। दोनों बच्चा जमीन में सोया हुआ था रात में, तो सांप मतलब काट के वो दोनों को मर गया बच्चा। घर का परिस्थिति बहुत खराब है, वो लोग बहुत गरीब है, एकदम बहुत से बहुत गरीब। हाँ, मिट्टी का है, उस लोग आवास का है। सरकारी प्रावधान है कुछ मिलने का इन लोगों का? हाँ, वो लोग को मतलब कि हम कोशिश करेंगे, अम्बेडकर उन लोग को मिलना चाहिए। यहाँ रात में 2 बच्चा का घटना हुआ है, जो अनुमान लग रहा है कि सांप के डसने से हुआ है। वही 2 बजे लगभग रात को। इसके बाद तो हॉस्पिटल में सुविधा उपलब्ध कराने की प्रक्रिया किया जा रहा है, और मैं आम लोगों से भी यह अपील करता हूं कि सर्पदंश की अगर किसी कारणवश घटना घटित हो जाती है तो तुरंत ही अपने नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्र में उनका इलाज के लिए पहुंचें, और किसी भी झाड़ फूक ओझा तांत्रिक के चक्कर में न रहें। और देश घटना के बाद कई सवाल भी उठने लगे हैं। सवाल ये कि आखिर गरीब परिवार आज भी मिट्टी के घर में रहने को मजबूर क्यों है? सरकारी आवास योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा? सांपों के खतरे वाले इलाके में सुरक्षा और पक्के घर प्राथमिकता अब तक क्यों नहीं है? 2 बच्चों की जो मौत हुई है उसका जिम्मेदार कौन है? सिस्टम, प्रशासन या फिर लापरवाही? क्या गरीब बच्चों की जान की कीमत सिर्फ मुआवजा है? ये सवाल भी अब उठ रहा है। आखिर कब तक मासूम जमीन पर सोते रहेंगे और मौत उन्हें डसती रहेगी? ये वो तमाम सवाल है जो इस घटना के बाद अब पूछे जा रहे हैं सिस्टम से, सरकार से। खबर रांची से है, जहां के कोकर इलाके से लापता 18 महीने की मासूम अदिति पांडे का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। अदिति 9 मई से लापता है। पुलिस हर एंगल से इस मामले की जांच में जुटी हुई है। अब तक आसपास के सैकड़ों कैमरों की जांच की जा चुकी है, लेकिन किसी भी फुटेज में बच्ची को ले जाते हुए कोई भी संदिग्ध नजर नहीं आया है। एक बाइक सवार संदिग्ध जरूर सीसीटीवी में नजर आया था, जिसे वेरीफाई किया गया। वहीं बीते दिनों नाले से कुछ मांस और हड्डी के टुकड़े बरामद होने के मामले में पुलिस ने अवशेषों को फॉरेंसिक जांच के लिए भी भेज दिया है, और DNA टेस्ट की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है, ताकि ये स्पष्ट हो सके कि मिले हुए अवशेष बच्ची से तो जुड़े हुए नहीं है। वहीं रांची पुलिस और NDRF की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। नाले से लेकर नदी किनारे तक व्यापक तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है कि उनकी मासूम बच्ची अब तक बरामद नहीं हुई। देखिए, लगातार इस बच्ची की तलाश जारी है और सूचना देने वाले को 50,000 इनाम देने की भी घोषणा की गई है। पुलिस और NDRF की टीम अदिति की तलाश में जुटी हुई है। ये अपील करना चाह रहे हैं कि अभी तक जो भी हो रहा है थोड़ा और जोरों शोरों से करे, क्योंकि अभी तक 8 दिन हो चुका है, अभी तक कुछ अता पता नहीं चला है उसका। 5-6 रास्ते में CCTV नहीं था, 2-3 रास्ते में CCTV फुटेज है, लेकिन उस रास्ते में नहीं आया। पीछे से रास्ता है, नाला साइड से जा सकते हैं, वहाँ से तो कोई CCTV अभी जांच नहीं हुई है। CCTV अगर मिला है तो यहाँ से काफ़ी दूर में मिला है, तो वो जो जहाँ पे दूर मिला है वहाँ से क्षेत्र बढ़ जाता है, तो कोई ज़रूरी नहीं है जहाँ पे CCTV दूर पे मिला है वहाँ से जा सके, वो कहीं और रास्ता भी वो देखा हो। अगली खबर धनबाद से है, जहां पुलिस ने जितेश रवानी हत्याकांड का खुलासा कर दिया है और घटना में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक जितेश रवानी धनसार थाना क्षेत्र के दुहाटाड़ का निवासी था। उसने हाल ही में एक नई बाइक खरीदी थी और इसी खुशी में अपने दोस्तों को पार्टी दी थी। पार्टी के दौरान किसी बात पर दोस्तों के बीच विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर आरोपियों ने जितेश की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी और शव को चांदमारी खेल मैदान की झाड़ियों में जाकर फेंक दिया। पुलिस को 12 मई की सुबह चांदमारी खेल मैदान के पास झाड़ियों में एक युवक का शव मिलने की सूचना मिली थी और इसके बाद इस हत्याकांड का मामला सामने आया।
नशा पान एवं अलग अलग पार्टी की गई थी। तकरीबन 10:46 बजे इनके द्वारा बियर वगैरह खरीदने के लिए और अन्य दारू लीकर खरीदने के लिए लोकल ठेके पे जाया गया और उसके बाद ये लोग चांदमारी में वो जो मैदान जहाँ पे मिला था इसका बॉडी, वहाँ पे गए थे दारू वारू का सेवन करने एवं पार्टी करने के लिए। इसी क्रम में क्या होता है, कुछ विवाद हुआ जिसमें जितेश ने इनको कुछ अपशब्द बोले और इस अपशब्द से खफा होकर, इस अपशब्द से रूस कर इन लोगों ने, दोनों ने इसका हत्या कर दिया सीधा सीधा। देखिए बड़ी खबर चाईबासा से है, जहां NH 320D पर लोगों ने 2 घंटे तक सड़क जाम किया। सड़क हादसे में बाइक सवार 3 युवकों की मौत के बाद ग्रामीणों ने भारी आक्रोश दिखाया। गुस्साए लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर NH 320D को जाम कर दिया। प्रदर्शन के कारण NH 320D और NH 75E पर यातायात पूरी तरीके से प्रभावित रहा। मौके पर पहुंचे सीओ और थाना प्रभारी ने ग्रामीणों के साथ बातचीत की। प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को तत्काल 15-15 हजार रुपए की सहायता राशि देने का सरकारी प्रावधान के तहत उचित मुआवजा दिलाने का आश्वासन भी दिया और इसके बाद ग्रामीणों ने सड़क जाम को खत्म कर दिया और यातायात फिर से बहाल कराया गया। खबर रांची से है, जहां होमगार्ड बहाली का रिजल्ट जारी करने की मांग तेज हो गई है, जिसको लेकर अभ्यर्थियों ने अधिकार मार्च निकाला। यह अधिकार मार्च मोराबादी से शुरू हुआ, जिसके बाद उपायुक्त कार्यालय तक गया। इस दौरान इस मार्च में सैकड़ों अभ्यर्थी शामिल हुए और अपनी आवाज बुलंद की। करीब 4-5 महीने के बाद भी रिजल्ट जारी नहीं हुआ है, जिसे लेकर अभ्यर्थी काफी नाराज हैं और DC ऑफिस घेराव कर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस मार्च का नेतृत्व छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने किया। रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर आज अधिकार मार्च निकाला गया है। देख सकते हैं जो होमगार्ड के जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर इस आंदोलन में शामिल है, तो वहीं JLK नेता और देवेंद्र महतो भी इस का नेतृत्व कर रहे हैं और खासतौर से इन्होंने होमगार्ड रिजल्ट की अविलंब जारी करने की मांग की होगी। तो वहीं दूसरी तरफ देरी का कार्यक्रम जो है वो सार्वजनिक करने और नियुक्ति प्रक्रिया जो पारदर्शी हो, इसके साथ ही फर्जी स्थानीय पर निष्पक्ष जांच की मांग जो है वो भी की गई है। खासतौर से होमगार्ड नियुक्ति प्रक्रिया हो चुकी है, लेकिन महीनों से रिजल्ट को पेंडिंग में रखा गया है। इसलिए आज हम लोग मोराबादी मैदान से हम लोग रांची उपायुक्त कार्यालय का घेराव करने के लिए जा रहे हैं। हम लोग का मांग स्पष्ट है, अविलंब बिना देरी किए होमगार्ड रिजल्ट प्रकाशन किया जाए, साथ ही साथ चयन प्रक्रिया में विलंब का कारण को सार्वजनिक किया जाए, चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता किया जाए और कई अधिकारी पदाधिकारी लोग सेटिंग कर रहे हैं, उस पर निष्पक्ष जांच किया जाए। सही क्या बोलते हैं हुआ है तब से। कितना दिन हो गया? फिर भी लगभग 4-5 महीना तो हो ही गया होगा। नहीं मिला। नहीं, देखना होगा कि इस अधिकार मार्च का कितना जो इम्पैक्ट है वो देखने को मिलता है और रिजल्ट कब तक जारी होती है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। हाँ, कांग्रेस के पूर्व विधायक और बिहार सरकार के मंत्री स्वर्गीय OP लाल के संपत्ति को लेकर बड़े बेटे सुनील लाल और छोटे बेटे अशोक लाल के बीच में विवाद चल रहा है। ये विवाद अब खुलकर सामने आ चुका है। अपने समय में OP लाल कांग्रेस के कद्दावर नेता थे, वो दूसरों के विवाद सुलझाते थे और अब कांग्रेस के पूर्व विधायक की संपत्ति विवाद में बड़ा और छोटा बेटा आमने सामने हो गए हैं। कांग्रेसी नेता के परिवार में ये घमासान अब पूरी तरीके से राजनीतिक रंग लेता हुआ नजर आ रहा है। सुनील लाल ने बीजेपी के सांसद और विधायक से अपने छोटे भाई और कांग्रेस नेता अशोक लाल के खिलाफ हस्तक्षेप करने की मांग की है और न्याय दिलाने की अपील की है। 5 साल हो गए, पिता के नाम पर ही आज भी वो इनोवा चल रही है और कभी कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उसका जिम्मेवारी मेरे ऊपर आए। इससे बेहतर है कि मैं सूचना दे दूं। 5 संतान है पिता के, मैंने 4 भाई 1 बहन। वो इस तरीके से कर दिया कि समझदारी से शांति से बंटवारा होने के बजाय मामला कोर्ट में चला गया। भाई जब नहीं दीजिएगा तो कोर्ट जाएंगे ही। उसमें प्रथम पक्ष मैं हूँ और दूसरी पक्ष मेरी माता जी है और उसके बाद माता जी का स्वर्गवास हो गया और 3 भाई और 1 बहन। नाम के साथ भी तो इतना धोखेबाजी किया है कि नाम है अशोक कुमार श्रीवास्तव
और पिताजी के मरने के बाद तुरंत अशोक लाल, फिर ओम प्रकाश लाल, प्रकाश जोड़कर के अशोक प्रकाश लाल बन गया। और पिताजी के मरने के बाद उनकी मरे हुए पिता के गोदी में जा बैठा राजनीति के लिए। जीते जी उस पिता के साथ न कोई फोटो है, न उसका कहीं नाम है पिता के साथ, न कहीं जाता था मीटिंग में, न कोई बात होती थी। वो तो खुद ही धनबाद में रहता था, पिताजी के रहने में वो रहता ही नहीं था, धनबाद में रहता था। उनके मरते ही यहाँ पर आया और अंदर बाहर सब संपत्ति को हड़प लेना चाहा अकेले, और उसने पूरा कोशिश भी किया है। और देखिए, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी गिरिडीह के मधुबन पहुंचे, जहां देवों के देव मरांग बुरु मांझी थान में पूजा करने पहुंचे। नेता प्रतिपक्ष ने पाया कि मंदिर का द्वार ही बंद था। स्थानीय लोगों से पूछताछ में ये बात सामने आई कि मांझी थान की चाबी प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास है। इस पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने इसे गंभीर मामला बताया और सरकार से तुरंत एक्शन लेने की मांग की। ये जो दिसो मांझी थान है, इसमें ताला लगा हुआ है। पता करने के बाद पता चला कि इसका चाबी किसके पास है, तो प्रखंड विकास पदाधिकारी पेटाण के पास है। ये बड़ा खेद का विषय है। इसलिए हम सरकार से और खास करके राज्य के मुख्यमंत्री से हम मांग करेंगे, इस दिसो मांझी थान के लिए बिना विलंब किए सरकार एक नायके को नियुक्त करे। सिमडेगा में ग्रामीण विद्युतीकरण की योजनाओं के बावजूद कई गांवों में अब तक बिजली नहीं पहुंच सकी है। छुरी टांगर गांव में ग्रामीणों ने प्रशासन से बिजली उपलब्ध कराने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में सालों पहले बिजली के पोल लगाए गए थे, लेकिन आज तक तार नहीं लगाए गए। कई जगह पोल खड़े हैं पर बिजली की रोशनी अभी तक वहां नहीं पहुंच पाई है। बिजली विभाग ने बताया कि नए स्कीम के तहत सर्वे कर जल्द ही बिजली विहीन टोलों में विद्युतीकरण का काम भी कराया जाएगा और गांव में बिजली पहुंचाई जाएगी। अगर हम लोग का गांव है जहां बिजली नहीं है और वहां पोल केवल गाड़ दिया गया है और उसमें भी बिजली का बिल भी पहुंच गया था। एक बार हम लोग कई बार मतलब आवेदन भी दिए हैं, लेकिन इस बारे में मतलब कोई कुछ कर नहीं रहा है। मैम बोली कि यही है कि हम इसमें ध्यान देंगे, करेंगे काम करके बोली। तो हम लोग चाहेंगे कि इस काम को जल्दी से जल्दी किया जाए, जो कि हम लोग का छुरी टांगर बस्ती में उजाला रहे, जो कि बाल बच्चा पढ़े लिखे सभी। जैसे यहाँ से एक बार DPR गया था पिछले साल, उसमें 678 टोला छूटे हुए थे। उसके बाद सरकार तरफ से आई थी योजना, उज्ज्वला योजना। इसके तहत जो टोला छूटे हुए हैं उनको डिजिटल किया जाना है। इस दिशा में एजेंसी भी आई हुई है, उनसे हम निर्देश दिया गया है कि जो पहले छूटे हुए टोला इसमें काम करना है। इसके अलावा अगर और भी आज की डेट में अगर कोई टोला छूटे हुए हैं उसका भी सर्वे करके इसमें काम शुरू जल्द किया जाएगा। अब खबर हजारीबाग से, जहां पीएम कुसुम योजना से किसानों को लाभ मिल रहा है। ईचाक प्रखंड के दर्जनों गांव में इस योजना से किसान लाभान्वित हो रहे हैं। योजना से लाभ लेने के बाद किसानों को पटवन की समस्या से निजात मिली है। किसान को खेत में सालों भर सिंचाई के लिए पानी मिल रहा है। कुसुम योजना के कारण उन्हें बिजली बिल से भी छुटकारा मिल गया है। जिला के साथ साथ ईचाक प्रखंड एक कृषि प्रधान प्रखंड है और यहाँ की लगभग 80% जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है और बृहद पैमाने पर इस क्षेत्र में खेती किसानों के द्वारा की जाती है। और खास करके जब से प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत यह सोलर पंप सेट की व्यवस्था की गई है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और इस योजना का लाभ यहाँ के किसानों को भरपूर मिल रहा है। अब ये सामने देख रहे हैं हम, कुसुम योजना के तहत सोलर पंप के सामने खड़े हैं। यहाँ के भी किसान बहुत काफी इस योजना से खुश हैं। डीजल पंप से चलाते थे, खेती बाड़ी कुछ हल्का फुल्का कर लेते थे। उसके बाद किरासन तेल से पटावन कर लेते थे, तो थोड़ा बड़ा काम किए। उसके बाद फिर लाइन से कुछ काम हुआ और लाइन से काम हुआ तो कभी लाइन रहता था नहीं रहता था। उसके बाद ये प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत मैं सोलर प्लेट लिए। सोलर प्लेट से जितना आनंद लग रहा है आज तक कोई दूसरा आनंद
नहीं लगा किसान। प्रधानमंत्री कुसुम योजना से सीधे तौर पर किसानों को लाभ मिल रहा है, यानी हम कह सकते हैं कि भारी मात्रा में किसान जो है इस योजना का लाभ उठाकर ऊर्जा का भी बचत कर रहे हैं। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कि हजारीबाग के ग्रामीण क्षेत्र में है और यह हजारीबाग का इचाक प्रखंड है, जहां आपको दिख रहा होगा कि योजना का लाभ उठाकर किसानों ने जो है इस सिस्टम का जो है वो इंस्टॉल किया है। यानी आपको दिख रहा है कि सोलर पैनल के माध्यम से जो किसान है अब वो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं जो है वो सिंचाई कर रहे हैं। यहाँ के किसान बताते हैं कि इस योजना का लाभ उठाकर, यानी सब्सिडी में इस योजना का लाभ उठाकर आज के समय में कई एकड़ भूमि पर जो है विभिन्न प्रकार के फसल को लगा रहे हैं और सीधे तौर पर लाखों रुपए की आमदनी भी अर्जित कर रहे हैं। किसानों का केंद्र सरकार से अब यह भी मांग है कि वो जो है प्रत्येक किसानों को यह सिस्टम उपलब्ध करवाए, यह योजना का लाभ दिलवाए, ताकि किसान जो है खेती बाड़ी में और भी रुचि के साथ जो है बड़े स्तर पर कृषि का कार्य कर सके। सुशांत सोनी, न्यूज 18, हजारीबाग। रामगढ़ नगर परिषद क्षेत्र के जरूरतमंद लोगों को जल्द ही प्रधानमंत्री आवास की सौगात मिल जाएगी। बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव पास हो गया है। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना 2.0 के तहत इसका निर्माण कार्य कराया जाएगा। प्रस्ताव के साथ लाभुकों की सूची जोड़ दी गई है। रामगढ़ नगर परिषद के 32 वार्ड के अलावा रामगढ़ छावनी परिषद क्षेत्र भी इसमें शामिल है। जानकारी के मुताबिक पीएम आवास निर्माण का 80% काम पूरा कर लिया गया है। 20% फंड आते ही पूरा कर लिया जाएगा। शहरी 2.0 सेंट्रल गवर्नमेंट का एक नया स्कीम आया हुआ है। ये पीएम आवास जो हमारे यहाँ पूर्व में मिला हुआ था उसको लगभग 80% कंप्लीशन हो गया है। 20% जो बचा हुआ उसका फंड आएगा, उसको तुरंत कंप्लीट कर दिया जाएगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट का एक नया स्कीम पीएम आवास अर्बन 2.0 आया है, जिसमें रामगढ़ नगर परिषद को 2000 टारगेट दिया गया है, जिसमें कैंट भी शामिल है। रामगढ़ नगर परिषद को 2000 आवास देने का लक्ष्य मिला है और हम लोग चाहते हैं कि ये वैसे आदमी को मिले जिनको बहुत ज्यादा जरूरत है, जिनके जो निर्धन लोग हैं समाज में, उनको पक्का घर मिले। और उसी के तहत हम लोग हर वार्ड में जाकर काम भी कर रहे हैं, सारे लोगों को ऑनलाइन करवा के, और वो 2000 व्यक्ति को हम लोग को पक्का आवास देना है। और देखिए, बचत को लेकर की गई प्रधानमंत्री की अपील का असर सिमडेगा में न्यायिक महकमे में दिख रहा है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार सिन्हा पैदल ही कोर्ट आना जाना कर रहे हैं। दोपहर को कोर्ट बंद होने के बाद भी वो पैदल ही अपने आवास गए। उन्होंने ईंधन बचत, पर्यावरण संरक्षण और आम लोगों के बीच सकारात्मक संदेश देने के मकसद से ये पहल की है। कोर्ट पहुंचने के दौरान उन्होंने रास्ते में लोगों से भी संवाद किया और कहा कि छोटी छोटी पहल से बड़े बदलाव संभव हैं। जहाँ तक संभव हो पैदल, साइकिल और अपनी गाड़ियों में पूल की व्यवस्था करके 1 पर 2, 3 आदमी करके आए। इस संकट की घड़ी में हम लोग सरकार के साथ हैं और ये ऐसी चीज़ है जिसका कोई निदान नहीं है। इसको हम लोगों को सबको मिलकर संयम के साथ रहना और जितना तेल की बचत हो सके, हमारे देश का तेल भंडार उतना दिन तक रहे और इसका लाभ सब लोग को बराबर रूप से मिले। एक जगह केंद्रित नहीं कि हम सरकारी कर्मचारी हैं, पदाधिकारी तो हमको मिल जाए, जो वास्तव में नीडी है उनको नहीं मिले। इसलिए हम लोगों को इसका त्याग करना बहुत आवश्यक लगा, इसलिए मैंने यह कदम उठाया। अब खबर रामगढ़ से है, जहां हेसला पंचायत से अतिक्रमण हटाने का विरोध जारी है। सैकड़ों की संख्या में हेसला के ग्रामीण अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। हाथ में तख्ती लेकर नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये धरना डीसी कार्यालय के सामने किया जा रहा है। दरअसल हेसला पंचायत की 222 एकड़ जमीन झारखंड सरकार ने 2017 में जियाडा को उद्योग लगाने के लिए हस्तांतरित कर दी थी। हाई कोर्ट के आदेश के बाद यहां से प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू की, जिसका स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पूरे पंचायत का अस्तित्व इसके कारण संकट में पड़ गया है। वहां से विस्थापित का पुनर्वास का स्थिति बनाए हुए किसी का भी हम लोग उजड़ने नहीं देंगे। पूरा हम लोग सब मिलकर इसका विरोध करेंगे और गांधीवादी तरीके से हम लोग धरना प्रदर्शन करते हुए तमाम विरोध करेंगे और पूरी तरह से अहिंसक रूप से विरोध करेंगे। की तरफ से कि 12.59 एकड़ का ही भूमि अधिग्रहण हुआ। जब सरकार को हाईकोर्ट में ये कह रही है कि 12.59 एकड़ की जमीन का अधिग्रहण हुआ है, तो 222 एकड़ पर नोटिस कैसे कर रहे हैं, इसका जवाब भी सरकार को देना चाहिए। खबर पलामू से है, जहां ऑपरेशन मुस्कान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अभियान चलाकर शहर थाना और चैनपुर थाना क्षेत्र से 88 मोबाइल को बरामद कर लिया है। जिनका मोबाइल था उन लाभुकों को मोबाइल लौटा भी दिया गया है। मोबाइल पाकर लाभुक खुश नजर आए और पुलिस की सराहना भी की।
थे और उसके अंदर गिर गया वो। हम बहुत ट्राई किए, नहीं मिला। हम चैनपुर थाना में कंप्लेन दिए थे 3 साल पहले। कल मेरे को कॉल आया चैनपुर थाना से, आपका फोन मिल गया है। 1 महीना मेरा पहले बुलाया था और फिर 1 महीने के बाद देखिए फिर मेरा बुलाया था, मई में मेरा मिल गया। हम उसके द्वारा मेरा मोबाइल मिला, उनको सबसे पहले थैंक यू सो मच, मेरा मोबाइल इतना मेहनत से खोज दिए। बोकारो के होली क्रॉस स्कूल के छात्रों ने सीबीएसई 12वीं परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन कर राज्य और जिले का नाम रोशन किया है। साइंस में शगुन कुमारी ने 99.2% अंक के साथ स्टेट टॉपर बनने का गौरव हासिल किया, जबकि आर्ट्स में अमृत राज ने 99.6% अंक लाकर दूसरा स्थान हासिल किया है। कॉमर्स में पायल कुमारी स्कूल टॉपर बनी है। रिजल्ट के बाद स्कूल में जश्न का माहौल रहा और सफल छात्रों को सम्मानित भी किया गया। शिक्षकों और अभिभावकों ने छात्रों को इस उपलब्धि पर बधाई दी और इसके लिए खुशी भी जताई। परसेंटेज 99.2% है, विद इंग्लिश, संस्कृत एंड बायोलॉजी 100, मैथ्स 99, केमिस्ट्री 97 एंड फिजिक्स 92। एंड आई फील ग्रेटफुल टू बी हियर। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस पोजीशन पे खड़े होकर, एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माय स्कूल, माय प्रिंसिपल, माय टीचर्स एंड माय पेरेंट्स। दे हैव ट्रूली सपोर्टेड मी। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज हार्ड वर्क, एंड उससे भी ज़्यादा स्मार्ट वर्क ज़रूरी है। मेरा ओवरऑल परसेंटेज 99.6% है और इंग्लिश में 99 है और हिस्ट्री में 99 और पॉलिटिकल साइंस में 100, संस्कृत में 100, ज्योग्राफी में 99 और इकोनॉमिक्स में 100 है। इस अचीवमेंट को पाने के लिए कंसिस्टेंट रहना पड़ा, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज़ द की टू एवरीथिंग। अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं, आप सेल्फ डिसिप्लिन रहते हैं, तो आपको अचीवमेंट मिलेगी। हमारे होली क्रॉस परिवार के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे 2 बच्चे डिस्ट्रिक्ट टॉपर हुए हैं और 1 बच्ची स्टेट टॉपर भी है। और साइंस में शगुन कुमारी स्टेट टॉपर एज वेल एज डिस्ट्रिक्ट टॉपर, कॉमर्स में पायल कुमारी स्कूल टॉपर एंड आर्ट्स में अमृत राज डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी हुआ है।